जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 9 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं यानी कि ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्षुद्र ग्रह पाए कहाँ जाते हैं हमारे सौरमंडल में या ब्रह्मांड में। तो ये मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों के मध्य में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रहों की पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसके जो मंगल का जो ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल मंगल का, और जो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, मंगल का गुरुत्वाकर्षण इनको इधर को खींचना जाता है, बल्कि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इनको उधर को खींचना जाता है। लेकिन क्या करते हैं, ना तो इधर जा पाते हैं ना ही उधर जा पाते हैं, इसीलिए अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं, यानी कि जैसे मंगल घूमता है वैसे बृहस्पति घूमते रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारे क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह मंगल का कभी कभी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण मंगल का ज्यादा होता है तो इसको मंगल अपनी ओर खींच लेता है। मंगल अपनी ओर खींच लेता है और क्या करता है, मंगल अपनी कक्षा से आगे बढ़ जाता है, कक्षा से आगे बढ़ जाता है। माना मंगल अभी यहीं पर है, ठीक है, तो अपनी कक्षा से आगे बढ़ जाएगा तो ये क्षुद्र ग्रहों पृथ्वी आने लग जाते हैं ऐसे। तो ये पृथ्वी में आने लग जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं उल्का। और हमारे वायुमंडल में, हमारे पृथ्वी के पास वायुमंडल में है और वायुमंडल में आकर ये जलने लग जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। और पृथ्वी में आने से पृथ्वी में कुछ गड्ढे हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रेटर, और उस गड्ढे में कुछ टाइम बाद बरसात का पानी भर जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर झील। क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही क्रेटर झील बना, क्रेटर झील का एग्जाम्पल हम देखते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र का क्या है, लोनार झील। तो ये किसका उदाहरण है, ये क्रेटर झील का है। दक्षिण अफ्रीका का नेटाल है, वो भी किसका है, वो भी एक क्रेटर झील का है। सबसे बड़ा जो क्रेटर है वो कौन सा है, अमेरिका का एरोजेना है। ठीक है, 2006 में जब यम को हमने क्या किया था, ग्रहों की सूची से हटाया था, तो हमने यम को किसकी सूची में रख दिया था, एस्ट्रॉइड की सूची में रख दिया था। ठीक है, अब जो क्षुद्र ग्रहों में एस्ट्रॉइड में जो सबसे चमकीला वो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है, सिरिस है। क्या है, सिरिस है। ठीक है, ये पूछता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हो गया ये, इतना ये हो गया। अब हम देखेंगे उल्का के बारे में, उल्का किसे बोलते हैं या फिर उल्का पिंड किसे बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, कभी कभी मंगल का ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है तो क्या करता है, मंगल इसको अपनी ओर खींचना चाहता है। लेकिन क्या होता है, मंगल जैसे ही इनको अपनी ओर खींचता है, मंगल ने इसको अपनी ओर खींचा, लेकिन मंगल क्या करता है, यहां से मंगल यहां से अपनी कक्षा से आगे बढ़ जाता है और कहां पहुंच जाता है, मंगल यहां पहुंच जाता है। मंगल यहाँ पहुंच गया, और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो पृथ्वी में पहुंच जाते हैं। और इसी जब ये पृथ्वी में पहुंचते हैं, पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल है, अपने वायुमंडल होने के कारण ये क्या करते हैं, जलने लग जाते हैं। यानी कि वायुमंडल इसको आने का विरोध करता है और रोकते हैं इसको, लेकिन क्या करता है, ये वायुमंडल इसका विरोध करता है तो ये जलने लग जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं हम उल्का बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये पृथ्वी में प्रवेश करेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। जब ये वायुमंडल में जलने लग जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा बोलते हैं। यानी कि देखा होगा आप लोग, कभी भी देखा होगा आप लोगों ने, जब भी आप देखते हो ऊपर से कोई भी आप बोलते हो सूर्य पर गिरता है तो आप बोलते हो कि ना ना ये तो टूटता हुआ तारा, जबकि टूटता हुआ तारा तो होता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं उल्का या उल्का पिंड, और या बोलेंगे हम इसको क्या, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब देखते हो ये क्या है हमारा, ये है हमारा मंगल। पढ़ा दिया, जैसे ही यहाँ पहुंचा तो इसको क्या बोलेंगे हम, उल्का पिंड बोलेंगे। एस्ट्रॉइड हो गया, उल्का हो गया, उल्का पिंड के बारे में आपने पढ़ा दिया है। इजिप्टा नामक उल्का पिंड से डायनासोरों का अंत हुआ था। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी में इजिप्टा नामक उल्का पिंड आया तो उस समय डायनासोरों का उससे अंत हो गया था, और वहां पर आज हमारा प्रशांत महासागर है। इतना बड़ा था, आप सोच सकते हो कि प्रशांत महासागर कितना बड़ा है। उतना बड़ा एस्ट्रॉइड हमारे जब पृथ्वी में उल्का पिंड गिरा तो आज वहां पर प्रशांत महासागर बना हुआ है, यानी इतना बड़ा था।
हमारा क्या था, उल्कापिंड। ठीक है, जब उल्का पृथ्वी की दिशा में यानी कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में गिरते हैं तो उनकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पर पृथ्वी की स्पीड भी जुड़ जाती है घूर्णन की, और जो उल्का की स्पीड भी होती है वो भी जुड़ जाती है, एक सेकंड में 72 किलोमीटर जाती है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत जब गिरते हैं, ऐसे पृथ्वी की गति ऐसे करती है, पृथ्वी इधर को इधर को कर रही है। अब यहाँ पे गिरेंगे ऐसे, यहाँ पर गिरते हैं यानी कि तो स्पीड भी ऐड हो जाएगी और उल्का की स्पीड भी ऐड हो जाएगी, तो दोनों को मिलाकर 72 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाती है। लेकिन जब ये पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत गिरता है, यानी कि अभी पृथ्वी गति यहाँ को हो रही है जबकि उल्का क्या ऐसे गिर रही है इधर को, तो यानी कि इसकी स्पीड के विपरीत है, तो जब इसकी स्पीड क्या हो जाती है 12 किलोमीटर पर सेकंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, बेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं उल्का पिंड के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं इसके। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घूर्णन के कारण इनका चूर्ण बन जाता है और जिस कारण लाल वर्षा यानी कि रेड रेन होती है। जैसे ही उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है, तो वायुमंडल के कारण इनका क्या बन जाता है, चूर्ण बन जाता है, और चूर्ण बनने के कारण इनमें क्या होती है, लाल वर्षा होती है। ठीक है, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं जिस कारण तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसे ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, ये तो जलते जलते हुए पहुंचते हैं हमारे वायुमंडल में, तो जलेंगे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जैसे हमारा तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ठीक है, इनके गिरने से द्रव्यमान बढ़ जाता है जिस कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। यानी कि जब ये गिरते हैं पृथ्वी पर, जैसे ये गिरते हैं तो क्या होगा, द्रव्यमान तो बढ़ेगा ही। अब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा ही होगा उसका, इसीलिए जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होता है। इनके गिरने से पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाती है। जैसे ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या होते हैं, तो पृथ्वी का घूर्णन गति क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इन पर भार ज्यादा आएगा, जैसे ही भार ज्यादा होगा तो क्या घूर्णन की गति कम हो जाएगी। ठीक है, 900 मिलियन वर्ष पूर्व 18 घंटे में घूर्णन कर दीजिए। यानी कि आज से 900 मिलियन वर्ष पूर्व जो पृथ्वी का जो घूर्णन करने का समय था वो कितना था, 18 घंटे में एक दिन हो जाता था। यानी कि एक दिन का समय कितना होता था, 18 घंटे होता था। लेकिन आज कितना है, 24 घंटे होता है। ठीक है, 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 21 डिग्री झुकी हुई थी जो वर्तमान में 23.5 डिग्री है। यानी कि जो आज से कम 41,000 वर्ष पूर्व लगभग, तो ये कितने अक्ष पर झुकी थी, 21 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई थी। आज जो वर्तमान में 23.5 पर झुकी हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेट। ये धूल कण के बने होते हैं तथा सूर्य का चक्कर परवलयाकार पथ पर लगाते हैं। जब ये सूर्य के समीप जाते हैं तो तापमान पाकर जलने या चमकने लगते हैं। इनकी पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। जब क्या होता है, जब धूल कण मिलकर क्या बनाते हैं, पुच्छल तारा बनाते हैं। ठीक है, ये जब जैसे ही धूल कण होते हैं, धूल कण से बने होते हैं और सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जैसे ही सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो इनका तापमान सूर्य के तापमान से जलने या चमकने लग जाते हैं, और इनकी इसलिए इनकी जो पूंछ होती है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको पुच्छल तारा बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इसकी खोज की थी टाइको। टाइको नामक एक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी। ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ग्रहों की कक्षा को नहीं काटते। ये सूर्य के चक्कर तो लगाते हैं लेकिन किसी भी ग्रहों को नहीं काटते हैं। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। जो सेकी नामक एक पुच्छल तारा वो दिन में दिखता है। एर्की नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। यानी कि जो एर्की नामक पुच्छल तारा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एर्की नामक पुच्छल तारा 3 साल में दिखता है। ठीक है, हेली हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखता है। जो हेली नामक पुच्छल तारा है वो 76 वर्ष में दिखा था। इससे पहले ये 9 फरवरी 1986 को दिखा था, लेकिन अब करेक्ट 76 साल बाद यानी कि 3 फरवरी 2062 को हमें दिखेगा। कब दिखेगा, 3 फरवरी 2062 को दिखेगा। ठीक है, धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। सबसे पहला नाभि, दूसरा कोमा, तीसरा पूंछ। अब नाभि क्या होता है, देखो, यह धूमकेतु का मुख्य स्थायी भाग है जो धूलकण अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। यानी कि जो ये वाला भाग होता है इसका मेन, इसको बोलते हैं हम नाभि। ठीक है, जो आगे वाला शीर्ष भाग को बोलते हैं कोमा और लास्ट वाला भाग को बोलते हैं पूंछ बोलते हैं। सन हमेशा इसके इस तरफ होगा क्योंकि सन के विपरीत दिशा में हमेशा इसकी पूंछ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सन होगा। ठीक है, अब दूसरा है कोमा। कोमा यह धूमकेतु का शीर्ष भाग है जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड
तथा अन्य गैसें के घने बादल केंद्र से उत्सर्जित होते रहते हैं। यानी कि दूसरा भाग है, यानी कि ये है हमारा कुआं। इसी से हमारे जो घने बादल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और तथा अन्य गैसों के घने बादल उत्सर्जित होते रहते हैं। कहाँ से? कुआं से। ठीक है। तीसरा है पूंछ। अब पूंछ क्या होता है? यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है, यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा है ये क्या है? हमारी पूंछ है। ठीक है। पीछे का हिस्सा है जो फुहारे के रूप में गैसों का अवशेष होता है। यहाँ से फुहारे की तरह गैसों का यानी कि बाहर जाते रहते हैं, अवशेष होते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? पूंछ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।